हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर एग्रीकल्चर का पार्ट 5 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके 4 पार्ट्स किए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्कस किया। पार्ट 3 में हम लोगों ने मेजर क्रॉप्स फूड ग्रेन्स को डिस्कस किया। पार्ट 4 में हम लोगों ने फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स को डिस्कस किया और आज हम लोग इसका पार्ट 5 कर रहे हैं। और पार्ट 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो नॉन फूड क्रॉप्स को कर रहे हैं। नॉन फूड क्रॉप्स में आज का फर्स्ट टॉपिक है रबड़। मेरे ये सारे पार्ट्स आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। आप चाहें तो जाकर उस लिंक्स के थ्रू सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। Non-food crops, rubber, an equatorial crop, but under special conditions it is also grown in tropical and subtropical areas. रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ कुछ इसमें मैनुअली स्पेसिफिकेशंस को अटैच कर दिया जाए तो इसको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का मीनिंग क्या हुआ? इक्वेटोरियल का मतलब हो गया कि इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास के एरिया में ये अच्छे से ग्रो होता है। ट्रॉपिकल का मीनिंग हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इस लैटिट्यूड के बीच का पूरा एरिया ट्रॉपिकल होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के एरिया को हम लोग सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हर एक जगह पर कुछ ट्रीटमेंट के साथ रबर का क्रॉपिंग किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रबर के क्रॉपिंग में मॉइस्चर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ह्यूमिडिटी हो यानी नमी की मात्रा हो मौसम में, हवा में, तो इस रबर के क्रॉप में ज़्यादा अच्छा है ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के आसपास हो तो बहुत अच्छा है इसके ग्रोथ के लिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री एंड अबव हो, उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का मीनिंग क्या हुआ? तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का मतलब हो गया कि इससे इस रबर से बहुत तरह के इंडस्ट्रीज को हेल्प होता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इस रबर के थ्रू टायर्स अवेलेबल होता है, चाहे वो टायर्स 2 व्हीलर का हो, 3 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, या मल्टीपल व्हील्स वाले जो बड़े बड़े हैवी ट्रक्स हो, लाइट व्हीकल्स हो, हैवी व्हीकल्स हो, या फिर एविएशन हो, एरोस्पेस हो, ऑटोमोबाइल हो, हर एक जगह इस रबर का इस्तेमाल है। वैसे ही हम हेल्थ सेक्टर को देख लें तो हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल्स में इस रबर से ग्लव्स बनते हैं, फ्लोरिंग होता है, मैटिंग होता है। वैसे ही हम डोमेस्टिक की बात कर लें तो डोमेस्टिक में भी हर एक जगह इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो छोटे से छोटे हम बात करें नल का, या फिर किसी और भी तरीके से जो हम लोग बात करें तो उसमें वॉशर्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो छोटे से डब्बे का वॉशर के रूप में हो, कैन को एयर प्रूफ या वाटर प्रूफ बनाने वाले बात हो, या फिर और भी छोटे बड़े जो भी इक्विपमेंट्स हो उसमें वॉशर के रूप में भी इस रबर का इस्तेमाल होता है। तो या फिर स्टेशनरी आइटम में पेंसिल के साथ रबर का भी इस्तेमाल होता है। तो कहने का सेंस है कि ये रबर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, बिल्कुल उस लोहे की तरह, आयरन की तरह। ये कम या ज़्यादा हर एक जगह इसका इस्तेमाल होता है। लगेज इंडस्ट्री, लगेज में लगेज तो होता है मोस्टली प्लास्टिक का या फिर कपड़े का, कॉटन का, जूट का, किसी भी तरह, लेकिन उसमें आजकल आज के डेट में व्हील्स लगे होते हैं। व्हील्स यानी उसके नीचे पहिए लगे होते हैं ताकि उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो, वो रबर का होता है। तो इस तरीके से कम या ज़्यादा हर एक जगह इस रबर का डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल हर तरह का इस्तेमाल हो रहा है। मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो
हिल्स ऑफ मेघालय। ये मेन वो स्टेट्स और एरिया हो गए जहां पर इस रबर का प्रोडक्शन क्रॉपिंग सबसे ज़्यादा होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर क्रॉप्स। हम लोग फाइबर क्रॉप्स को देखते हैं। फाइबर क्रॉप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ये 4 तरह के फाइबर क्रॉप्स इंडिया में ग्रोन होते हैं। कॉटन, जिसको कि हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, सूती कपड़े, ठीक है। जूट, जूट को भी हम लोग जानते हैं, जूट से बहुत तरह के बैग वगैरह बनते हैं, फ्लोरिंग, इसका भी मैट वगैरह बनता है। हेम्प, हेम्प भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग धागा है, इससे रस्सी ज़्यादा बनता है और ये कपड़ों में, कपड़ों का स्ट्रॉन्ग क्लोथ बनाना हो तो स्ट्रॉन्ग क्लोथ बनाने के लिए हेम्प इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल सिल्क, सिल्क के बारे में भी सब लोग जानते हैं। सिल्क से सिल्क के कपड़े बनते हैं। सिल्क के ये कपड़े बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और बहुत ज़्यादा चमकदार भी होते हैं। तो इस तरीके से फाइबर क्रॉप्स में ये 4 तरह के फाइबर्स यूज होते हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, और ये इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। द फर्स्ट 3 आर ग्रोन इन सॉइल। कॉटन, जूट और हेम्प कम या ज़्यादा सॉइल में ग्रो किए जाते हैं, जबकि नेचुरल सिल्क के लिए बोल रहा है कि द अदर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्कवॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स मलबरी। सहतूत, सहतूत के पेड़ के पत्तों को खाने वाले जो कीड़े होते हैं ग्रीन कलर के, नॉर्मली उन्हीं को हम लोग सिल्कवॉर्म बोलते हैं, और वही सिल्कवॉर्म कोकून्स में सिल्क को रखते हैं और उसी को इस्तेमाल किया जाता है सिल्क बनाने में। Rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. सिल्कवॉर्म से सिल्क को लेना और सिल्क से कपड़े बनाना, इस प्रोसेस को हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं। कॉटन, इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन एक सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इन 2016 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। 2016 तक चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। इट ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। पूरा का पूरा साउथ इंडिया जो डेक्कन प्लेट्यू पार्ट है, जो मालवा से स्टार्ट होता है, सेंट्रल हाईलैंड्स, और डेक्कन प्लेट्यू जो कि महाराष्ट्र के सतपुरा रेंज से स्टार्ट होता है, कर्नाटका, केरला, नीचे तमिलनाडु तक जाता है, उस सारे एरियाज को डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। और उस डेक्कन प्लेट्यू में जहां भी ब्लैक कॉटन सॉइल है और खासकर वो एरिया ड्रायर है, सूखा प्रदेश है, तो उस जगह पर ये कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। कॉटन के ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर होना कंपलसरी है, और रेनफॉल लाइट हो तो बहुत अच्छा है, या फिर नहीं भी हो तो इरिगेशन से वो फैसिलिटी अवेलेबल करा लिया जाता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन के ग्रोथ के लिए 210 दिन, 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए। तो ब्राइट सनशाइन का मतलब कि हाई टेम्परेचर चाहिए। खरीफ क्रॉप, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। कॉटन भी मैच्योर होने में 6 to 8 months लग जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये सब मुख्य प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए जहां इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। गुजरात, महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला पार्ट तक इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और इस तरीके से ये कॉटन के मेन पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है जूट। इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, फेमस है, पॉपुलर है। ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स रिन्यूड। फ्लड प्लेन्स वाले एरिया में जहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी आता है और उसके वजह से मिट्टी नई हो जाती है, तो उस एरिया में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है।
हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ ग्रोथ, इसके ग्रोथ के समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जरूरी है, यानी बिल्कुल समर सीजन हो तो बहुत अच्छा है। मेन स्टेट्स जूट के लिए, जूट के प्रोड्यूसिंग मेन स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय, ये मेन स्टेट्स हो गए जहां पर जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। तो यहाँ ये बताया गया कि जूट के थ्रू बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बोरे बनाए जाते हैं, मैट्स भी बनता है, रस्सियां भी बनाई जाती हैं, धागे भी बनाए जाते हैं, कारपेट भी बनता है और बहुत तरह के कलाकृतियां या कलाकारी वाली चीजें यानी आर्टिफैक्ट्स भी बनाए जाते हैं। और जूट का बहुत तरह का इस्तेमाल भी होता है, जूट और कॉटन मिलाकर, सिल्क मिलाकर बहुत सारे के अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल्स, नायलॉन etc। जूट के प्रोडक्शन में और जूट का कॉस्टली होना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसकी वजह से जूट को मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है नायलॉन से। खासकर जितने भी तरह के आज के लेटेस्ट पैकिंग मटेरियल्स हैं उन सभी जगहों पे नायलॉन्स का, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। नायलॉन और प्लास्टिक के इस्तेमाल के बढ़ जाने की वजह से जूट का डिमांड मार्केट में कम हो गया है। तो यहाँ इस पॉइंट में यही समझाया गया कि जूट के प्रोडक्शन को और जूट के मार्केट को कंपटीशन कौन दे रहा है, तो नायलॉन दे रहा है, यानी प्लास्टिक्स भी दे रहा है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक है भूदान एंड ग्रामदान। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हायर। महात्मा गांधी ने अपना स्पिरिचुअल हायर यानी उत्तराधिकारी घोषित किया था विनोबा भावे को। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह। बहुत तरह के गांधी जी के सत्याग्रह में विनोबा भावे ने पार्टिसिपेट किया था और वो भी एक मुख्य सत्याग्रही थे। ही वॉज वन ऑफ द वेटरीज ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, उस ग्राम स्वराज के कॉन्सेप्ट में के एक प्रमुख अनुयायी विनोबा भावे थे। आफ्टर गांधीज martyrdom, विनोबा भावे undertook to spread गांधीजी's message covered whole country। गांधी जी जब शहीद हो गए तो उसके बाद पूरे देश भर में घूम घूम कर गांधी जी के मैसेज को, ग्राम स्वराज के मैसेज को विनोबा भावे ने स्प्रेड किया, इन फैलाया। Once he was delivering a lecture at Pachampalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being। एक समय की बात है, आंध्र प्रदेश पंचमपल्ली, ये वो प्लेस है जहां पर विनोबा भावे अपना स्पीच डिलीवर कर रहे थे। तो अचानक से कुछ गांव वाले विनोबा भावे के पास आए और उन्होंने विनोबा भावे से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें कुछ लैंड डोनेट किया जाए, उन्हें कुछ लैंड प्रोवाइड किया जाए ताकि उस पर काम करके वो अपने फैमिली के वेलबींग के लिए कुछ काम कर सकें, कुछ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव कर सकें, ठीक है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कर सकें। तो विनोबा भावे ने उनको तत्काल आश्वासन दिया, कोई प्रॉमिस तो नहीं किया लेकिन आश्वासन दिया कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे इस बारे में। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस बट अस्योर्ड देम टू टॉक टू द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से वो बात करेंगे। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी, ये एक नाम फेमस है, श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acres of land to the distributed among 80 landless villagers। यहां पर बोला गया कि अचानक से भीड़ में से रामचंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति उठे और उन्होंने विनोबा भावे को ऑफर किया कि मैं अपना 80 एकड़ लैंड इस गांव के 80 लैंडलेस फार्मर्स को देना चाहता हूं। तो ये एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव हुआ विनोबा भावे को और उनके इस ग्राम स्वराज को एक नया लक्ष्य भी मिला, एक नया उनका प्रॉमिस भी पूरा हुआ। दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। अचानक से हुई ये घटना भूदान के नाम से फेमस है। तो इसमें दो तीन चीज फेमस है। एक पंचमपल्ली आंध्र प्रदेश
याद रखना होगा। दूसरा श्री रामचंद्र रेड्डी और तीसरा 80 एकड़ लैंड जिसको उन्होंने डोनेट कर दिया 80 लैंडलेस फार्मर्स को। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज वाइडली ऑल ओवर इंडिया। बाद में उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और अपने आइडियाज को हर एक जगह पर घूम घूम कर हर गांव उन्होंने इस बात को बताया। सम जमींदार्स ऑनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमॉन्ग द लैंडलेस। उनके इस प्रयास में, उनके इस घूम घूम कर पूरे इंडिया में स्पीच देने की वजह से उनका धीरे धीरे नाम बढ़ने लगा। उनके इस मैसेज को लोग जानने लगे, ग्राम स्वराज के कॉन्सेप्ट को समझने लगे और इस तरीके से बाद में कुछ जमींदार और कुछ विलेज के ऑनर्स, यानी जिस विलेज पे कुछ लोगों का अधिकार था, ऐसे विलेज ऑनर्स भी अपना विलेज डोनेट करने के लिए तैयार हुए, आगे आए और इस तरीके से वो पूरा का पूरा गांव ही डोनेट करना स्टार्ट किए। किसको? तो लैंडलेस को स्टार्ट किए। इट वाज नोन एज ग्रामदान। इस तरीके से पूरा विलेज जो जमींदार दान करने लगे तो उसको हम लोग ग्रामदान के नाम से जानते हैं। यहां पर हम लोग डिस्कस किए भूदान और यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रामदान, यानी पूरा का पूरा गांव ही, विलेज ही दान कर दिया जाता था जमींदार के थ्रू। However, many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of Land Ceiling Act. लैंड सीलिंग एक्ट के वजह से अब सभी को पता था कि सरकार उनका जमीन छीन लेगा, तो इस तरीके से बहुत सारे लैंड ऑनर्स या जमींदार अपने जमीन का कुछ पार्ट भी दान करना स्टार्ट किए या उस पर पुअर्स को फार्मिंग करने का परमिशन देना स्टार्ट कर दिए। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। विनोबा भावे ने जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गांधी जी के मैसेज के साथ, वो भूदान ग्रामदान के बाद एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन में बदल गया। एक बहुत बड़ा हेल्प मिला इस कंट्री में लैंडलेस फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड करने का और उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने का, कंट्री के अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस करने का। इसका नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इस नेक्स्ट टॉपिक को मैं जल्द लाऊंगा। मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।